सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं सुभाष दासवानी और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं हेनरी के नियम की। क्या है ये हेनरी का नियम, कहां पर काम आता है हेनरी का नियम। देखिए, कोई भी गैस जो होती है वो उसको जब हम किसी लिक्विड के अंदर घोलने की कोशिश करते हैं, ये गैस देखिए, और इसको यदि हम लिक्विड के अंदर घोलें, किसी द्रव के अंदर घोलें और ऊपर से लगाएं हम प्रेशर, दाब लगाएं, तो दाब का क्या प्रभाव होगा। दाब लगाने पर गैस द्रव के अंदर घुलेगी या नहीं घुलेगी, उसका प्रभाव देखने के लिए हम हेनरी नियम को पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हेनरी का नियम। तो ये देखिए, सबसे पहले हेनरी के नियम के अनुसार निश्चित ताप पर, यानी टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट कर दिया है, टेम्परेचर को निश्चित कर दिया है, गैस की द्रव में विलेयता, गैस को द्रव में घोलने पर साम्य पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। यानी कि जो जो दाब बढ़ाएंगे वैसे वैसे गैस की द्रव में विलेयता बढ़ने लगती है। तो ये है हेनरी का नियम सरल शब्दों में। यहाँ पर देख सकते हैं S समानुपाती P, यानी S है सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता गैस की, और P यानी कि प्रेशर, जितना हमने उसके ऊपर प्रेशर लगाया है। आगे देखिए, यहाँ पर आप ये आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पर हमने कोई द्रव, कोई लिक्विड लिया है। यहाँ पर ये देखिए, ये द्रव है और इस द्रव के ऊपर ये गैस है। इस गैस के ऊपर हमने लगाया है दाब, प्रेशर लगाया है। तो जैसे ही हम दाब की मात्रा बढ़ाते हैं, दाब को बढ़ाते हैं, प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, तो ये जो गैस के अणु हैं ये द्रव के अंदर घुलने लगते हैं, यानी कि गैस की द्रव में विलेयता बढ़ने लगती है। तो इस तरह से हेनरी का नियम बड़ा ही सिंपल है कि जो जो हम दाब लगाएंगे गैस के ऊपर, गैस की द्रव में विलेयता वैसे वैसे बढ़ने लगती है। तो इस नियम को हम दूसरे शब्दों में भी समझा सकते हैं। देखिए किस तरह से, यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे शब्दों में कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब विलयन में गैस की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यानी गणित रूप में अगर हम कहें तो किसी गैस का यदि आंशिक वाष्प दाब P है और द्रव के अंदर उसकी मोल भिन्न X है, तो आंशिक दाब उस मोल भिन्न X के समानुपाती होता है। यानी कि जितनी ज़्यादा मोल भिन्न होगी, जितनी ज़्यादा गैस की मात्रा द्रव के अंदर होगी, उतना ही उसका आंशिक दाब अधिक होगा। इसको हम एक अच्छे उदाहरण से समझा सकते हैं कि जिस तरह से हम वायुमंडल से वायु को हम अपनी नाक द्वारा खींचते हैं, तो उस वायु के अंदर अलग अलग तरह की गैसें होती हैं, जिसमें नाइट्रोजन गैस भी होती है, ऑक्सीजन गैस भी होती है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे फेफड़ों से होते हुए रक्त के अंदर केवल ऑक्सीजन ही प्रवेश कर पाती है, ऑक्सीजन ही रक्त के अंदर घुल पाती है। और उसका सीधा सा कारण है ये प्रेशर, यानी आंशिक दाब। ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब है वो अन्य गैसों की तुलना में अधिक होता है, इसलिए उसकी मोल भिन्न, यानी कि उसकी जो विलेयता है रक्त के अंदर, वो भी अधिक होती है। तो आंशिक दाब जितना ज़्यादा होगा, गैस उतनी ही ज़्यादा विलेय होगी किसी द्रव के अंदर। तो इसको गणितीय रूप में हमने इस तरह से लिखा है, देखिए, P प्रोपोर्शनल टू X, और उसके बाद फिर P, जैसे प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है KH, और इस KH को हम कहते हैं हेनरी कांस्टेंट या हेनरी स्थिरांक। और ये जो फॉर्मूला है, हमें थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर हेनरी नियम को हम याद कर सकते हैं, P = KHX। इसके बाद देखिए आगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफ हमने प्लॉट किया है, और ये जो ग्राफ है ये हमने किया है आंशिक दाब और गैस की जो मोल भिन्न है, इन दोनों के बीच में ये ग्राफ हमने प्लॉट किया है। तो जैसे जैसे मोल भिन्न बढ़ती है वैसे वैसे आंशिक दाब बढ़ता है, या फिर आंशिक दाब अगर हम बढ़ाते हैं गैस का तो मोल भिन्न भी बढ़ती है। तो दोनों के बीच में हमने देखा था अभी मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर P प्रोपोर्शनल टू X होता है। तो मोल भिन्न के प्रोपोर्शनल होने की वजह से ये जो ग्राफ हमें मिलता है P और X के बीच में, वो एक सरल रेखा प्राप्त होता है हमें। इसके बाद हम आगे देखते हैं हेनरी नियम की सीमाएं, क्या लिमिटेशंस हैं हेनरी नियम की। तो हेनरी नियम के लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो क्या क्या हैं देखिए। दाब बहुत अधिक ना हो। देखिए, यदि हम दाब की मात्रा बहुत ज़्यादा कर देते हैं
तो हेनरी नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि बहुत अधिक दाब करने पर गैस अवस्था में न रह करके द्रवित होने की कंडीशन में आ जाती है, यानी कि वो गैस ही ना रहेगी तो हेनरी नियम कैसे लागू होगा। तो दाब की मात्रा एक लिमिटेड होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आता है ताप बहुत कम ना हो, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, अन्यथा जो हम द्रव ले रहे हैं वो सॉलिडिफाई हो सकता है, वो ठोस अवस्था में आ सकता है। तो इस तरह से ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। अगला है विलयन तनु होना चाहिए, यानी कि गैस जो है वो द्रव के अंदर कम विलयशील होनी चाहिए, कम से कम घुलनी चाहिए। इसी से हमें दाब का प्रभाव समझ में आएगा। अगर गैस की विलेयता द्रव में पहले ही बहुत ज़्यादा है तो दाब का प्रभाव हम नहीं समझा सकते और हेनरी नियम लागू नहीं कर सकते। इसके बाद है गैस विलायक से अभिक्रिया ना करे। कुछ गैसेस ऐसी होती हैं, जैसे NH3 गैस, अमोनिया गैस जो है वो वाटर के साथ, पानी के साथ अभिक्रिया कर लेती है। तो अमोनिया की जल के अंदर जो अभिक्रिया है, विलेयता है अमोनिया की जल के अंदर, उस पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि अमोनिया और जल की अभिक्रिया हो जाती है। इसी प्रकार विलायक में गैस का आयनन ना हो, जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो HCl गैस होती है उसको जैसे ही हम पानी में विलय करते हैं तो ये अपने आयनों में टूट जाती है। देखिए इस तरह से कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो NH3 है वो H2O से अभिक्रिया करके NH4OH बनाती है, तो यहाँ पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता अमोनिया के लिए। इसके बाद HCl को जब हम पानी में घोलते हैं तो ये आयनित होकर के H+Cl- बनाती है, यहाँ पर भी हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। इसके बाद आगे देखते हैं हेनरी नियम के अनुप्रयोग, यानी कि हेनरी नियम का हमारे दैनिक जीवन में कहाँ पर इसका उपयोग होता है, कहाँ पर ये अप्लाई होता है। जिसमें पहला है, सबसे अच्छा उदाहरण है सोडा वाटर का। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स होती हैं उनमें हम देखते हैं कि जैसे ही ढक्कन को खोलते हैं तो इस तरह से कुछ गैस के बबल्स निकलते हैं। तो ये गैस के बबल्स क्यों निकलते हैं? क्योंकि इस गैस को बहुत अधिक दाब लगा करके भरा जाता है और इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया जाता है। जैसे ही वो ढक्कन हटाते हैं हम तो गैस की विलेयता कम होने लगती है, गैस बाहर निकलने लगती है। तो यहाँ पर भी हेनरी का नियम अप्लाई होता है। ढक्कन जब तक लगा रहेगा गैस की विलेयता इसमें अधिक रहेगी, ढक्कन हटने के बाद गैस वापस से निकलने लगती है। इसके बाद अगला अनुप्रयोग है फिर ऊंचाई वाले स्थानों पर एनॉक्सिया की समस्या होना। हम देखते हैं कि जब कोई ये जो पर्वतारोही होते हैं जो पहाड़ों पर जो है चढ़ाई करते हैं तो वो अपने साथ इस तरह की कुछ कैन ले जाते हैं। ये ऑक्सीजन कैन होती है। ये क्यों उपयोगी है? क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई पर हम जाते हैं वैसे वैसे गैस का दाब कम होने लगता है, ऑक्सीजन का दाब जो है वो कम होने लगता है, ऑक्सीजन की हमारे रक्त के अंदर विलेयता जो है वो कम होने लगती है। तो इस तरह से ये समस्या जो है एनॉक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की कमी, ये वाली अवस्था होती है। इसके लिए फिर ऑक्सीजन कैन ले जानी पड़ती है और ज़रूरत पड़ने पर इसका उपयोग किया जाता है। तो अगला फिर है गोताखोरों को बैंड्स की समस्या होना। गोताखोर हम जानते हैं पानी के अंदर जो डिप करते हैं, पानी के अंदर डूब करके अलग अलग तरह के विश्लेषण करते हैं, पानी के अंदर के जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। तो ये जो गोताखोर होते हैं अपने साथ कुछ इस तरह का सिलेंडर लेके चलते हैं और इनसे ही ये ऑक्सीजन की सप्लाई लेते हैं। तो इनका यहाँ पर बैंड्स की समस्या क्या है? हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है अधिक आंशिक दाब होने की वजह से हमारे रक्त में घुलती है। ऑक्सीजन के साथ साथ इसमें नाइट्रोजन गैस भी होती है वायु में, वो नाइट्रोजन गैस भी रक्त के अंदर घुलने लगती है क्योंकि पानी के अंदर का जो दाब है वो अधिक होता है और इस अधिक दाब की वजह से नाइट्रोजन का जो आंशिक दाब है वो भी बढ़ जाता है और नाइट्रोजन भी हमारे रक्त में घुलने लगती है। और नाइट्रोजन जब रक्त में घुलने लगती है तो जैसे ही गोताखोर बाहर निकलते हैं तो ये घुली हुई नाइट्रोजन जो रक्त में घुल चुकी है वो वापस से दाब कम होने की वजह से वापस से निकलने लगती है और ये हमारी जो रक्त वाहिनियाँ हैं उनमें बबल्स के रूप में अटक जाती हैं। तो जहाँ जहाँ ये नाइट्रोजन गैस बबल्स के रूप में अटकती है वहाँ पर हमें दर्द होने लगता है। तो ये जो समस्या है ये बैंड्स की समस्या है। ये यहाँ पर भी हेनरी का नियम अप्लाई होता है कि दाब बढ़ने पर तो नाइट्रोजन गैस घुल गई और जैसे ही दाब कम हुआ पानी से बाहर निकले तो नाइट्रोजन गैस वापस से बाहर निकलने लग गई।
तो ये जो है हेनरी नियम के अनुप्रयोग हुए। आई होप आपको हेनरी का नियम अच्छे से समझ आया होगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।